गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और आज 20 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर्स आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल का एक प्रश्न है जो पहले हम उसका आंसर बताते हैं आप लोगों का। तो कल का एक प्रश्न था आपका कि एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है, तो उसका उत्तर होगा आपका सईद जाफरी, यानी कि सईद जाफरी का पुस्तक है आपका एन एक्टर्स जर्नी, जो उनका आत्मकथा है। ठीक है, सईद जाफरी का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ आप सभी शेयर करें। और आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, जो क्या क्या है घटनाएं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हालांकि अभी आप लोग जो है वो हाल ही में ध्यानचंद से संबंधित क्वेश्चन सुनने के लिए मिला है कि ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जिसके तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है और ये खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होती है। तो इस तरह से ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में खोलने की घोषणा किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा मेरठ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। क्या? तो ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि हर गांव में खेल का मैदान। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक मुहिम और चल रहा है कि हर गांव में खेल का मैदान। तो खेल के बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, इसका राजधानी लखनऊ है, इसका हाई कोर्ट इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। इसके अलावा तो ये आपका उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 2 नंबर प्रश्न कि हाकेंडे हिचिलेमा तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा, जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाके। जाम्बिया की राजधानी लुसाके, आप ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न कि वांचुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया है। वांचुआ महोत्सव कहाँ पे? असम में। और वहाँ के तावी या लालुंग जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसका? तो वांचुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ? तो असम में। असम के संस्थापक कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलोई थे। गोपीनाथ बारदोलोई असम के संस्थापक थे। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका ये विश्वास शर्मा है, ध्यान रखिएगा। विश्वास शर्मा अभी वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री और इसके संस्थापक गोपीनाथ बारदोलोई हैं। कह रहा है कि सत्रिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है सत्रिया। तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो बहुत सारे परीक्षा में सवाल पूछा भी है कि सत्रिया का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है सत्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि सामुदायिक पुलिसिंग सेवा का जो है ये उम्मीद है। सामुदायिक पुलिसिंग सेवा का संबंध उम्मीद किस जगह से संबंधित है? तो दिल्ली पुलिस आयुक्त, यानी कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग सेवा उम्मीद लाया गया है। उम्मीद है, इसके तहत क्या है कि जो भी ये समुदाय या जनता और पुलिस के बीच जो गैप है उसको भरना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा उम्मीद नामक सामुदायिक पहल लाया गया है, सामुदायिक पुलिसिंग सेवा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है 5 नंबर कि यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म शांति सैनिक, यानी कि यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो शांति सैनिक से है। और ये भारत इसमें है कि भारत को इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिला है और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहला प्रधानमंत्री बने, जो उसका संबोधन भी किए, तो उसी के तहत भारत सरकार के द्वारा शांति सैनिक गठन किया गया, जो यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप।
अगला है 6 नंबर कि 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, यानी कि आज विश्व मच्छर दिवस है। आज 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया और इसका संबंध जो है कह रहा है कि ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस को याद में मनाया जाता है, यानी कि रोनाल्ड रॉस के याद में मनाया जाता है क्या, विश्व मच्छर दिवस। इन्होंने ही पता लगाया कि मादा मच्छर ही मनुष्यों में मलेरिया फैलाती है, यानी कि सर रोनाल्ड रॉस ने ही पता लगाया था कि मादा मच्छर ही मनुष्य के शरीर में मलेरिया फैलाती है, यानी कि मलेरिया रोग मादा मच्छर से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो इसका पता जो है रोनाल्ड रॉस ने लगाया था और इन्हीं के याद में हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका थीम हर वर्ष का अलग अलग थीम होता है। थीम 2021 का क्या है विश्व मच्छर दिवस का, तो जीरो मलेरिया टारगेट इसका थीम है क्या, विश्व मच्छर दिवस 2021 का थीम जीरो मलेरिया टारगेट। कह रहा है कि 20 अगस्त यानी कि आज ही अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस आज ही मनाया जाता है, 20 ही अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अपूर्व चंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। ध्यान रखिएगा कि अपूर्व चंद्र जो हैं वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि जो है इससे सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, अभी हाल ही में बदले गए हैं। इसका उत्तर आपको बताना है, हालांकि हम आपको बताए हैं पहले, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, अपूर्व चंद्र सूचना प्रसारण के सचिव बने हैं। ध्यान रखिएगा, नए सचिव बने हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है 8 नंबर कि आपदा प्रबंधन समझौता किसके बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन समझौता हुआ है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राष्ट्र है जो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। उसका राष्ट्रगान भी भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो गीत है वही वहाँ के राष्ट्रगान भी है। तो इस तरह से बांग्लादेश और भारत के बीच आपदा प्रबंधन समझौता हुआ, क्योंकि ज़्यादा आपदा का मार जो है वो बांग्लादेश भी झेलता है। भारत का उत्तरी सीमा जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो भी आपदा को झेलता है। तो इसी के लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन समझौता हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। कोलोजियम बहुत चर्चा में है आजकल, कोलोजियम प्रणाली। ठीक है, कोलोजियम काफ़ी चर्चा में है, तो इसको हम देखेंगे कि कोलोजियम प्रणाली में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की, जिसमें 3 महिला न्यायाधीश है। पहले आप जानें कि कोलोजियम है क्या। कोलोजियम जो है वो प्रणाली की शुरुआत पहली बार जो हुआ था वो पहली बार 1993 में हुआ, दूसरा न्यायाधीश मामला में। यानी कि कोलोजियम की शुरुआत कब हुई, तो आपका शुरुआत इसका दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 के तहत। यानी कि पहली बार कोलोजियम की शुरुआत 1993 में हुआ था। किस मामला में, तो दूसरा न्यायाधीश मामला में। इसमें क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI और प्लस 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को मिलाकर एक कोलोजियम बनता है। और वो कोलोजियम का कार्य है कि न्यायाधीशों का सिफारिश करना, जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो उस तरह से कोलोजियम का ये वर्क रहता है। तो कोलोजियम ही नॉमिनेट करता है और उसको राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। तो 1993 में कोलोजियम शब्द आया था, जिसमें दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 के तहत इसमें मुख्य न्यायाधीश एक थे और प्लस 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। यानी कि टोटल 3 लोग थे और ये तीनों लोग का काम क्या था कि जो है वो नाम नॉमिनेट करना, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सके। तो नाम नॉमिनेट करके राष्ट्रपति के पास भेजते थे और राष्ट्रपति उसे न्यायाधीश नियुक्त करता था। लेकिन फिर 1998 में इसमें परिवर्तन हुआ। कोलोजियम में 1998 में कोलोजियम में परिवर्तन हुआ। इसमें किया गया कि एक CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि टोटल 5 न्यायाधीशों का बेंच रहेगा। उसमें 5 न्यायाधीश रहेंगे, एक CJI रहेंगे और 4 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। और वो सभी लोग मिलकर
आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो है वो लिस्ट बनाएंगे कि इन्हें नियुक्त किया जाए और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। तो ऐसा ही कॉलेजियम अभी हाल ही में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है राष्ट्रपति से कि 9 व्यक्तियों को ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। तो ये कॉलेजियम के द्वारा ही होता है, यानी कि नियुक्ति न्यायाधीशों की किसके सिफारिश पर, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उस कॉलेजियम में अभी वर्तमान में ध्यान रखिएगा कि एक सीजेआई और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं। तो इस तरह से अभी सिफारिश किया है, जिसके तहत 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश किया है। किसने? कॉलेजियम ने किया है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 3 महिला न्यायाधीश है। 3 महिला न्यायाधीश है। टोटल 9 में 3 महिला न्यायाधीश है और 6 पुरुष न्यायाधीश है। तो 3 महिला न्यायाधीश कौन कौन है? तो नागा रत्ना अभी वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, नागा रत्ना। और दूसरा में है हेमा कोहली अभी तेलंगाना आपका 29वां राज्य बना था, तो तेलंगाना के न्यायाधीश हैं हेमा कोहली। और एक है बेला त्रिवेदी जो गुजरात के न्यायाधीश हैं। तो 3 महिला न्यायाधीश की सिफारिश किया गया है कॉलेजियम के द्वारा, जिसमें नागा रत्ना, हेमा कोहली और बेला त्रिवेदी है। तो कॉलेजियम प्रणाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये नागा रत्ना जो हैं वो अगर ऐसा होता है, इन्हें नियुक्त किया जाता है न्यायाधीश, तो 2027 में देश की पहली महिला सीजेआई बनेगी, यानी कि देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में, अगर इन्हें नियुक्त किया जाता है अभी न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति इन तीनों महिलाओं की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर करते हैं, तो 2027 में नागा रत्ना देश की पहली महिला सीजेआई बनेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। ध्यान रखिएगा, आज तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कोई भी महिला नहीं बैठी है। तो ऐसा होता है तो देश में पहली बार 2027 में महिला मुख्य न्यायाधीश नागा रत्ना बनेगी। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, यानी कि फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी, न कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, यानी कि पहली मुख्य महिला न्यायाधीश नहीं थी, सिर्फ महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक हमारे देश में जो है वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कोई नहीं है। सिर्फ महिला न्यायाधीश देगा तो फातिमा बीबी हो जाएगा, लेकिन मुख्य महिला न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी है। अगर ऐसा होता है इस बार ये सभी लोगों को नियुक्ति मिलती है, तो 2027 में नागा रत्ना देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्ड बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी जो केरल के थी। आप लोग पढ़े भी होंगे, अन्ना चांडी केरल के थी, जो हाई कोर्ट पूरा देश में जो है सबसे प्रथम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है जो केरल के है। और हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी जो हिमाचल प्रदेश का, यानी कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो लीला सेठ हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो आज तक अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नहीं बैठी है, जबकि अन्य न्यायाधीश में देखा जाए तो आपका फातिमा बीबी है। और देश की प्रथम महिला हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश अगर देगा तो अन्ना चांडी, और अगर जो है वो हाईकोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश देगा तो इसका आंसर लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हाईकोर्ट से था। टोटल अभी हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय और 25 जो है उच्च न्यायालय है, और 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। ध्यान रखिएगा, 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अभी देश में 25 उच्च न्यायालय है। ध्यान रखेंगे, सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरह से 25 उच्च न्यायालय और 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। फर्स्ट उच्च न्यायालय कौन था, तो कोलकाता। ध्यान रखिएगा, पहला कोलकाता और 25वां अमरावती। अगला है 10 नंबर, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, तालिबान। आप देख ही रहे हैं डेली जो है वो अफगानिस्तान से आपका प्रश्न आ रहा है, तो उसी तरह से आज भी अफगानिस्तान से प्रश्न है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के साथ ही भारत के साथ व्यापार रोक दिया, यानी कि
आप जानते ही हैं कि तालिबानी को पाकिस्तान समर्थन करता है, और जैसे ही अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हुआ वैसे ही भारत के साथ अपना व्यापार को रोक दिया है, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो खटास उत्पन्न होता है। उसी तरह से जो है वो तालिबान जैसे ही कब्जा किया तो भारत के साथ अपना व्यापार प्रतिषेध कर दिया, तो इससे भारत में कुछ प्रभाव पड़ा है। इसके साथ कह रहा है कि भारत के 85% सूखे मेवे यहाँ से आयात करता है, यानी कि 85% सूखा मेवा का आयात हम अफ़गानिस्तान से करते हैं, जो काफ़ी प्रभावित है। तो इस तरह से वो महंगा हो सकता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी लगभग यहीं से आयात होता है, तो लगभग ड्राई फ्रूट्स का भी आयात हम कहाँ से करते हैं, तो अफ़गानिस्तान से करते हैं। तो व्यापार प्रतिषेध होने से ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है, जिससे हमें जो है वो काफ़ी महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो ये प्रभावित है, ड्राई फ्रूट्स या फिर सूखा मेवा, ये सब काफ़ी प्रभावित हुआ जब अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हुआ, और इसके तहत ही भारत के साथ व्यापार प्रतिषेध तालिबानियों के द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत अभी नज़र बनाए हुए अफ़गानिस्तान पर, क्या होगा नहीं होगा अभी इस पर जो है वो काफ़ी चर्चा बाकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि भारत और वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक समुद्री अभ्यास किया। अब देखिए कि जो है वो चीन के गाल पे तमाचा, इसको कह सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में चीन कहता है कि वो मेरा ही है पूरा दक्षिणी चीन सागर। तो इस तरह से भारत और वियतनाम दोनों मिलकर नौसैनिक अभ्यास 2 दिन का नौसैनिक अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में भारत और वियतनाम ने मिलकर किया है। तो ध्यान रखिएगा किसके बीच हुआ, तो भारत और वियतनाम के बीच कहाँ हुआ, तो दक्षिणी चीन सागर में हुआ। नौसैनिक समुद्री अभ्यास था, और इसमें भारत की तरफ से जो INS रणविजय और INS जो है वो कोटा ने भाग लिया। INS कोटा और INS रणविजय ने इसमें भाग लिया, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि दलित बंधु योजना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। दलित बंधु योजना तेलंगाना दलित बंधु योजना को लागू किया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन किया। 400 किलोमीटर का जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन किया है, कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा 400 किलोमीटर जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोग ने देखा, तो इस तरह से आप सभी इसको 2-4 बार देखें और प्लीज़ इसका नोट्स बनाएं। इसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए और है कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये था कि जो है वो सूचना प्रसारण मंत्री अभी कौन है। तो 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा फिर से हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ कल। तो आप सभी इसको अच्छा से पढ़ते रहें, इसको नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें करंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए आप सभी इस पर फोकस करते रहें। इसके अलावा तुरंत ही आपको जो है वो ये एक नया ये ट्रेडिशनल का वीडियो मिलने वाला है। तो ट्रेडिशनल अभी हम यूट्यूब चैनल पे शुरू ही कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगा, वो भी आप जानेंगे। लेकिन प्लीज़ आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करें। ठीक है, सिर्फ हम आपसे यूट्यूब चैनल पर इतना ही मांग रहे हैं कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।